नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ विधायिका। विधायिका का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कि संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है। विधायिका, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, संघ की विधायिका को संसद कहते हैं और इस संघ की विधायिका को जो हम संसद कहते हैं, इसमें दो सदन होते हैं, दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो हमें बच्चों इसी बात पर बात करनी है कि दो सदनों की आवश्यकता क्या है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। जो राज्य की विधायिका होती है उन्हें विधानमंडल या विधानसभा कहा जाता है। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। मतलब जिसके दो सदन होते हैं वह द्विसदनात्मक। और भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को हम कहते हैं लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वह केंद्र में दो सदन की स्थापना की बात करता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्यों में एक सदन की भी व्यवस्था करता है और दो सदनों की भी व्यवस्था करता है। अब केवल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका विद्यमान है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। राष्ट्रीय विधायिका मतलब पार्लियामेंट, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। वो इसलिए दो द्विसदनात्मक विधायिका की बात करते हैं कि हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का, हर एक भाग का जो समुचित प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनात्मक विधायिका में प्राप्त हो सके, यानी कि दोनों हाउसेज में प्रतिनिधित्व मिल सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ होता है बच्चों कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। यदि लोकसभा में कोई विधेयक गया है तो राज्यसभा में पुनर्विचार हो जाएगा, राज्यसभा में कोई विधेयक पेश हुआ है तो लोकसभा में विचार हो जाएगा। तो एक बार हमें पुनर्विचार करने का, उस पर वाद विवाद करने का, बहस करने का मौका मिल जाता है। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन पर फिर से विचार करते हैं। उस बनने वाले विधेयक पर, हर चीज पर, हर विषय पर बात और चर्चा होती है। एक सदन द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। मतलब यदि लोकसभा में कोई निर्णय लिया गया तो उसे राज्यसभा में विचारार्थ के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा में अगर कोई निर्णय लिया गया तो उसे लोकसभा में विचारार्थ भेजा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? वो यह मतलब है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार हो गया। पहले लोकसभा में हो गया, फिर राज्यसभा में, या पहले लोकसभा में हो गया, फिर राज्यसभा में हो गया। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है, 2 बार परीक्षण कर लिया जाता है। और यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार हो जाता है। और दूसरे सदन में जब बहस होती है, पुनर्विचार होता है, तो विभिन्न गलतियों को भी उसमें समझ लिया जाता है। यदि किसी से कोई गलती रह गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उस पर पुनः विचार हो जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आप इस मैप में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पे रेड आपको पॉइंट दिखा रखा है, द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। केंद्र में 2 द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात विधानसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस विधान परिषद। तो इन 7 राज्यों में विधान परिषदों की व्यवस्था भी है। अब विद्यार्थियों आप ये देखिए, पूर्णिमा बनर्जी है, वो कहते हैं कि उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है। मतलब उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, अधिकांशतः विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं।
है ना। लेकिन राज्यसभा का क्या कार्य है? राज्यसभा क्या होती है? उच्च सदन होती है, अपर हाउस होती है। उसका काम क्या होता है? पुनर्विचार करना, हर एक विषय पर, हर एक पहलू पर फिर से विचार करना। और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निजी सदन को सलाह दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो यदि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर फैसला देना चाहें, सलाह देना चाहें, तो वो सलाह भी देते हैं और उसे माना भी जाता है। ये कहा पूर्णिमा बनर्जी संविधान सभा के वाद विवाद खंड 9 पृष्ठ 33 30 जुलाई 1949 को। अब देखिए, जो हमारा केंद्रीय संघ की हम बात करते हैं, संसद की जब बात करते हैं, तो जो हमारा अपर हाउस है, उच्च सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग होता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जिसको कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। किसी राज्य के लोग राज्य की जो विधानसभा है के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। क्या कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य के जो लोग हैं वो किसको चुनते हैं? राज्य की विधानसभा के सदस्यों को। और राज्य की विधानसभा के सदस्य किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यानी केंद्र में जो राज्यसभा है उसको, उसके मेंबर्स को वो चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। द्वितीय सदन यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। एक तरीका तो ये होता है विद्यार्थियों कि देश के सभी क्षेत्रों का असमान आकार है और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। असमान आकार है, जनसंख्या भी अत्यधिक है, इसलिए सबका जो प्रतिनिधित्व है द्वितीय सदन में वो समान रूप से दिया गया है। दूसरा तरीका यह होता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब 2 तरीके बताए। एक तरीका तो ये बताया कि सभी क्षेत्रों का असमान आकार है, बिल्कुल सही है, सब क्षेत्रों का अलग अलग आकार होता है, जनसंख्या भी अलग अलग होती है, उसके बावजूद सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब हर राज्य से, जैसे कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, हर राज्य से, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सभी राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि चयनित होते हैं। लेकिन जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, असमान प्रतिनिधित्व है, वहां पर स्थिति क्या होगी? वहां पे स्थिति ये होगी कि जो ज्यादा बड़ा राज्य है वहां से ज्यादा, और जो कम जनसंख्या वाला है वो कम, वहां से कम प्रतिनिधित्व मिले। अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसमें प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि छोटे राज्य से भी 2 और बड़े राज्य से भी 2 ही प्रतिनिधि चुनकर के आएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर बड़ा राज्य है तो अधिक प्रतिनिधित्व होता है और कम, छोटा राज्य है तो कम प्रतिनिधित्व होता है। ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है बच्चों कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिले। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1998.12 लाख, लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर की ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 और छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम और राज्यों में सिक्किम के को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। वो क्या करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 वर्ष बाद जो है
पद मुक्त हो जाते हैं और उनका अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं और इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। एक साथ भंग नहीं होती कि सभी सदस्य 6 साल में सभी चले जाएंगे, फिर 6 वर्ष के लिए फिर चुने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 जो है निकलते हैं और उतने ही चुन लिए जाते हैं। अतः इसे संसद का स्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन के रूप में इसे माना जाता है। इस व्यवस्था का लाभ यह होता है विद्यार्थियों कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाती हैं और जरूरी मामलों को निपटारा जो है राज्यसभा में किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होते हैं और इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहने का मतलब है जो नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उसको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। अब देखिए, खुद करें खुद सीखें। विभिन्न राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाएं और एक चार्ट बना करके 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा उस राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को दिखाएं। तो आप इस प्रकार की एक्टिविटी आप खुद करके देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों का चुनाव करती है। जनता जो है वो सीधे ही मेंबर्स को, प्रतिनिधियों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। दोनों के मत का मूल्य जो है बराबर होगा, प्रत्येक व्यक्ति एक ही मत देगा। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं और यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोकसभा को 5 वर्ष के लिए भंग किया जा सकता है। और इसके बाद कहाँ पहुंचे, क्या समझे? क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? 1971 की जनगणना में लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? तो आप इसको अपनी एक्टिविटी को करके देखिए कि क्या इसमें आपको उत्तर नजर आता है। इनको ऊपर स्थितियों को पढ़िए। और इसमें एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों को मनोनीत करने का प्रावधान क्यों है। वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ खास योगदान देते हैं? तो ऐसे लोगों को ये कार्टून ये बताना चाहता है कि राज्यसभा में जो 12 जो कला, साहित्य, खेल और किसी भी विषय पर कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो इनको मनोनीत करने का क्या आधार है, क्या प्रावधान है, क्या वह देश के लिए, जनता के लिए कुछ कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, ये कार्टून ये बताता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का बताया गया है और 543 निर्वाचन क्षेत्र बताए गए हैं। और इसके अंतर्गत बच्चों ये सदन स्थायी नहीं है, लोकसभा अस्थायी सदन है और इसमें 2 सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत भी करता है लोकसभा में। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ये भी देखते हैं बच्चों कि एक जर्मनी में द्विसदनात्मकता का इसमें बता रखा है कि जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस प्रकार से है। 2 सदन है जिसमें एक है बुंदेसटैग, इसको फेडरल असेंबली कहते हैं, और दूसरा है बुंदेसरेट, इसको फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधि की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और बुंदेसरेट है उसकी 69 सीटें हैं। राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया है इसको। और ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति
अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट दिया जाता है और कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेलसैट है सभी कानून प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों पर, जिम्मेदारी भले ही राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेलसैट द्वारा पारित होने चाहिए और बुंदेलसैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। तो इस प्रकार से जर्मनी में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसको बुंदेसटैग और बुंदेलसैट कहा गया है, जिसको फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल कहा गया है। इन दोनों सदनात्मक जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, इसका भी अपना एक महत्व है। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है या द्विसदनात्मक जो विधायिका है वह कहीं ना कहीं मुद्दों पर, विषयों पर पुनः विचार करने के लिए आवश्यक होती है। जो छोटी छोटी बातों को, छोटी बारीकियों को पुनः विचार विमर्श करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से और ये प्रत्यक्ष रूप से करती है लोकसभा, और राज्यसभा जो है स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी है। और यह भी हमने जाना कि स्थायी कैसे है राज्यसभा, क्योंकि 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है और 1/3 जो है मेंबर हर 2 साल में सेवा मतलब पद से मुक्त होते हैं और फिर वापस से पद पर नियुक्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था इसमें की गई है लोकसभा और राज्यसभा की। मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको यह समझ में आया होगा कि हमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की क्यों आवश्यकता है और लोकसभा और राज्यसभा की रचना क्या है, यह आपने भली भांति समझा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत संसद क्या करती है, संसद का कार्य क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।